मैं जलील साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक और चीज बताऊं। घूस लेने को, जैसे हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड को था हाथ मरोड़ के पैसा लेना, उसको और परिष्कृत किया है ट्रम्प जी ने। ट्रम्प कतर जो है वो उनको एक एक हवाई जहाज भेंट कर रहा है। अब वो टेक्निकलिटी ये है कि वो हवाई जहाज क्या दाम इस समय, वो 13 साल पुराना है, उसका 400 मिलियन यूएस डॉलर दाम है। 1 मिलियन यूएस डॉलर करीब 8.5 करोड़ रुपया। मोटे तौर पे करीब 3500 3,500 करोड़ का एक गिफ्ट दिया जा रहा है यूएस को। अब वो यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा और वहां पे यूएस एयरफोर्स उसको पूरा सज्जित करेगी, मतलब जो भी उनके उसमें जो भी और लगता है। अब मेरे ख्याल में वो जो सेना तो जो लगाएगी उसके अलावा वो फवारे वाला नहाना धोना, नहीं धोना तो होता नहीं, माफ कीजिएगा, नहाना और बाकी चीजें होंगी वहां। वो ट्रम्प जी के लिए उसको सुसज्जित करेगी, उसकी सिक्योरिटी मेजर्स करेगी, उसका न्यूक्लियर लगाएगी। और 1 जनवरी 2029 से पहले जो ट्रम्प जी ने अपनी फाउंडेशन बना दी है, ट्रम्प प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी फाउंडेशन, उसमें वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब ये हमें लग रहा है कि भारत के लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, तो वहीं जाके ये सब वहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो बढ़िया सी ट्रेनिंग करिए कि कैसे इसके बाद आप अपना ये करिएगा। घूसखोरी का कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट नतीजा है कि हाथ मरोड़ो और कहो कि हमें गिफ्ट दो गिफ्ट दो गिफ्ट दो। तो छोटा मैं था जब शुरू के क्लासेस में, दूसरी जब मैं हर एक से मांगते थे, भाई मैं सबसे छोटा था घर में, कि मेरी गिफ्ट क्या मेरी गिफ्ट क्या। तो एक तो मैंने इसलिए कहा कि दर्शकों को बता दूं कि ट्रम्प जी हाथ मरोड़ के एक गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने लिए, और सरकारी खर्चे पे उसको सब ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद उसको ले लेंगे। मैं जरा एक चीज आपसे जलील साहब, एक चीज और पूछना ये चाह रहा हूं। ट्रम्प बहुत ही धीरे से, एक सलीके से वो एक चीज उसको बढ़ा रहे हैं। वो भारत और पाकिस्तान के बीच कह रहे हैं कि कश्मीर इशू है और इसको आप निपटाइए, और ये उनका ये भी कहना है कि दोनों लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ अब हम इस पे बात करेंगे। मुझे जो एक खतरा नजर आ रहा है कहीं, कि ट्रम्प का दबाव इतना ना बढ़ जाए कि, अच्छा दूसरी एक खबर और अमेरिका में है कि ये भी खबर अमेरिका में सब जगह है कि ट्रम्प बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज के लिए थोड़ा थोड़ा परेशान है। अब एक मुश्किल है कि हमारे वाले भी परेशान हैं। तो हमारे वाले तो ये हैं कि वो कहेंगे कि वो चूंकि मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं ट्रम्प जी को दे दो। मैंने कहा कि मैंने बड़ा दिल दिखाया, ट्रम्प जी को दे दो। तो जल्दी इस तरह का स्टेटमेंट भी आ सकता है। लेकिन ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मामला था, जो हमें आपस में सुलझाना था, इस पे थर्ड पार्टी आने से, आपसे मैं आज पत्रकार के रूप में नहीं, एक कश्मीरी के रूप में, ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि चीजें और आसान होंगी, कि आपको लगता है कि कम अमेरिका आ जाने से सुलझ ही जाएगा, अच्छा या बुरा? जलील साहब। जी, जी, जी। जी, ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो हवा चल रही है, वो भी इस बारे में बहुत हैरान है कि सीन पे कि इतनी चेंज कैसे आ गई। आप देखेंगे कि गुज़श्ता 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसका स्टांस हैज़ बीन वेरी हार्ड as far as Kashmir is concerned, be it internal politics or the international politics. यहाँ तक कि जो देरीना एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से एक वो ख्वाब था 370 जैसे एक बहुत बड़ी इमारत को, जो कि फौलादी इमारत थी, अ, उसको गिराने का, वो भी गिरा दी। तब से यहाँ पे जो पैराडाइम है वो काफ़ी तब्दील हो गया है रीजन में, एंड चाइना हैज़ आल्सो बिकम प्रोएक्टिव। वो 370 वाली जो बात थी, दैट हैज़ नॉट इग्नाइटेड ओनली जो पाकिस्तान के लिए वो एक था, वो चुपचाप सह गए क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उनकी इंटरनल सतह पे वो काफ़ी बिखरे हुए थे, अपने मामलात से वो जूझ रहे थे। लेकिन चाइना का आपने देखा होगा कि चाइना टूक रिजर्वेशंस अबाउट दैट डिसीजन, और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पे भी आहिस्ता-आहिस्ता ये समझा जाने लगा कि कश्मीर के बारे में जो भारत सरकार की पॉलिसियाँ हैं, वो शायद ह्यूमैनिटी से आ रही हैं और एकतरफ़ा हैं, और इसका क्या रीज़न्स हैं, इंटरनली हमें मालूम है कि उसके क्या रीज़न्स हैं, और वो क्यों कहा जा रहा था और वो क्यों हुआ। अभी जब हम देखते हैं जो नई ताज़ा एक डेवलपमेंट हो गई, वो इंडो-पाक
जो कंटेन्ड वॉर जिसको यहाँ से कहा जाता है, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड वॉर की सूरत में हमने कश्मीर में देखा उसको, तो वो सिर्फ़ 4 दिन में उसके अंदर से हवा निकल गई। जबकि म समझा ये जाता था कौम को, मैं उर्दू लफ्ज़ कौम बोलूँगा, ये देश के बारे देशवासियों के बारे में मैं बोलूँगा। कौम को ये समझने के लिए दिया गया था कि वी आर इनविंसिबल, कोई भी ताकत पाकिस्तान जैसी ताकत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है और हम उनको चुटकियों में मसल सकते हैं। लेकिन हुआ उसके उलट, और अगर कहीं पे भी भारत का पलड़ा भारी था, वो सीज़ फायर की जो पेशकश थी, वो मान के हम तो पेशकश ही बता रहे हैं सरकारी सतह पे कि पाकिस्तान पैरों पे आ गया था, गिड़गिड़ाया था, और अ, उनकी वो गिड़गिड़ाहट सुन के हमारे दिल पसीज गए। रिवायती दुश्मन को जिसके हम खून के प्यासे हैं और वो हमारे खून के प्यासे हैं, हमने बोला अच्छा ठीक है, हम नहीं करते हैं आपके साथ। तो अचानक से ये हो गया, लेकिन उस गुब्बारे में से आधा घंटा पहले, सीज़ फायर के ऐलान से आधा घंटा पहले आपने देखा होगा कि ट्रम्प स्क्रीन पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो सीज़ फायर है हमने ब्रोकर की है। सरकारी सतह पे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। आपने देखा होगा कि होना ये चाहिए था जब एक देश का सदर या देश का मुखिया इस बात करता है, 2 मुल्कों के तनाज़े के बारे में कहता है कि मैंने मीडिएशन की और मीडिएशन में हमने सीज़ फायर करवाई, और ये कह के करवाई कि आपके दरमियान जितने भी मसले हैं, वो आप बातचीत से हल कीजिए, और ये भी इन दोनों फरीकों ने माना। ये बात बहुत आप इन्वर्टेड कॉमास में नोट कीजिए कि हम किसी तीसरी जगह पे आप दोनों बात करेंगे। तो ये बहुत अहम बात इसलिए है कि शिगला शिमला एग्रीमेंट के हवाले से जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी सन 71 में, और जो एक आर्गुमेंट हमारे पास हर जगह हुआ करता था, चाहे बैनुल-अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या यूनाइटेड नेशंस में भी जब पाकिस्तान इस मसले को लेके जाता था, सो वी हैड अ स्ट्रांग आर्गुमेंट दैट वी हैव एग्रीमेंट इन बिटवीन अस दैट ऑल द इश्यूज विल बी सेटल्ड बायलैटरली, यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग टू डू विद दैट। तो वो चीज़ एक खाने से बाहर आके फिर उसी बैक टू स्क्वायर वन आ गई। लेकिन अब हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो अपनी ठड़क में ये बातें कह रहा है, बट उसका रिबटल कहीं से नहीं आया। चंदों पे आया उसके बाद, काफ़ी देर के बाद, कि सरकारी सूत्रों से। आज तक हमें ये सूत्र भी पता नहीं चले कि ये सूत्र होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठे हैं, कि पीएमओ में बैठे हैं। ये भी आज तक वाज़ेह नहीं हुआ। अब जहाँ तक प्रेज़ेंट सिनेरियो की बात है, ट्रम्प एंड मोदी रिलेशंस, उसमें आप देखेंगे जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ट्रम्प और मोदी जी में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी जी इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि बदला लेना मेरी फितरत में है और मैं घर में घुस के मारता हूँ। और इसी तरह जो मेंटालिटी है वो कुछ ट्रम्प की भी है, और ट्रम्प को सितंबर का मैंने बार-बार कहा है, और कई लोगों ने इस बारे में तब कहा था जब हालात अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस तरह के नहीं हुए थे, जहां रोज़ ट्रम्प आके वो तेल लगा के, वो अपना उसका उसने रखा है एक हंटर, उसमें रोज़ तेल लगाता है, दूसरे दिन हमको मार के जाता है। तो सितंबर की जो लेट डाउन किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उनको मिलने से इनकार किया था, वो भी एक फैक्टर है, और तब से हालात इंडिया की तरफ काफ़ी बदल चुके हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से होना ये चाहिए था, जब भी कोई, हमने भी देखा है कि यहाँ जब कोई डिग्निटरी आता है किसी मुल्क से, तो वो अ, हेड ऑफ द गवर्नमेंट से भी मिलता है और हेड ऑफ द अपोजिशन से भी मिलता है। वो भी एक डिप्लोमैटिक, बहुत सियासी, बहुत बड़ी गलती थी जो वो उस वक़्त नहीं मिले, और जिसका हम खमियाज़ा इस वक़्त उठा रहे हैं। अब हाल की जो बात है, आप 12 तारीख का देखिए कि जो सीज़ फायर का डिक्लेरेशन हुआ, उस वक़्त ट्रम्प का क्या बयान था। उसमें ट्राइलैटरल बना दिया, खासकर कश्मीर इश्यू को उन्होंने, और उसके बाद भी जब यहाँ से उनका रिबटल नहीं हुआ, वो दोबारा ऑन रिकॉर्ड आ गए, और बिज़नेस को लेके जो अभी आपने शुरुआत में बयान सुनवाया, उन्होंने वो हमें बनिए के तौर लिया हुआ है। उस बयान के हिसाब से हमारे भारत के पास कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, और बल्कि हम अब बिज़नेस के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो बिज़नेस हमारे लिए सब कुछ है, देश जाए भाड़ में। तो हमने उन्हें कहा कि आप बिज़नेस ले लो और यहाँ बंद कर लो, एक जंग जो हमारे हिसाब से हम जीत रहे थे, वो बंद कर लो, जो हमारा 70 साला मामला था, जो शायद हल होने वाला था, उसको ऐसे ही रहने दो, और लेकिन तुम आ जाओ और बिज़नेस ले लो और काम करो।
और आज का बयान जब आप देखेंगे एप्पल के संदर्भ में, तो उसमें भी आप देखिए कि वो एक बार और हमारे मुँह पे चपेट मार के चला गया है। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने क्रुक को कहा कि रहने दो भारत में, हमने अब बहुत बिज़नेस किया है, ये लोग बहुत चार्ज करते हैं। तो क्रुक ने वापसी का जवाब जो दिया था कि वो टैरिफ से लेके हाईएस्ट रेट ऑफ टैरिफ से लेके 0 पे आ गए हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। काफ़ी काम किया तुमने चाइना और इसमें, ये 500 बिलियन का कारोबार है, तो आप आ जाओ, हम अमेरिका में ही ये काम करेंगे। तो अपने देश में ही करेंगे, क्या फ़ायदा? ये तो आप ना देखेंगे अपनी दुकान। तो हालात यहाँ पे आ गए हैं जहाँ हमें सिर्फ़ एक दुकानदार की तरह, एक परचून फरोश की तरह देखा जा रहा है, जो कि हमारे जैसे अज़ीम देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार का हाल ये है कि हम हर जगह खुशियाँ मना रहे हैं तिरंगा यात्रा के लेके, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें छीछा-लिदर हो रही है। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। पाकिस्तान ने जीती ही नहीं, लेकिन ब बांग्लादेश में वो खुशियाँ मना रहे हैं। चीन में हवाई जहाज़ को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान हैं। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है कि पाकिस्तान को हरा के भी अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम हार चुके हैं। और ये जी, लम्हे फ़िक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज़्ज़त की ऊँची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको और मेहमान नवाज़ी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज़ एंड आई हैव सीन एज़ एन इंडियन हाउ मच रिस्पेक्ट आई वाज़ कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, 2-2 ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है, प्रेस प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है। और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या हमारे लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। जी। जी।